वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आईटी जेम फिज़िक्स का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करें तो ये एग्ज़ाम क्रैक हो सके, और कौन सी बुक्स जो है मैं रिकमेंड करूँगा इसके ऊपर, ये देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है सिंस 2015। इससे पहले ये 300 मार्क्स का होता था, सब्जेक्टिव टाइप भी होता था और ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते थे इसके अंदर क्वेश्चंस, लेकिन अब 2015 से जो है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है। सेकंड पॉइंट मैं इसमें ये कहूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर फॉलो करते हैं तो वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहता है कि जो कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है पास कर चुके हैं विद द मिनिमम ऑफ द 55% फॉर द जनरल एंड द ओबीसी कैटेगरी एंड 50% फॉर द SC ST और PWD कैटेगरी, दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है एप्लीकेशन फीस कह रही है कि 1500 जो है वो जनरल और OBC कैटेगरी की लगेगी और 750 रुपीज़ जो है SC ST और PWD कैटेगरी की होगी। अब एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए, मैक्सिमम मार्क्स 100 का है और टाइम अलाउड 3 आवर्स है, और नेगेटिव मार्किंग का सेक्शन जो है वो A रहेगा सिर्फ। ठीक है। सेक्शन 3 है इसके अंदर, A B और C, लेकिन नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ A में रहेगी। नेगेटिव मार्किंग की स्कीम क्या होगी सेक्शन A के अंदर, वो कह रहा है कि 1/3 मार्क्स जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में होगी और 2/3 मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में होंगी। और क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होंगे, सेक्शन ए जो है वो MCQs होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ऐसे 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और सेक्शन बी जो है वो मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मोर देन 1 आंसर्स जो है करेक्ट हो सकते हैं उसमें, और ऐसे 10 क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे इसमें। और सेक्शन सी जो है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो सकता है, जो वर्चुअल कैलकुलेटर से आपको फिलअप करना पड़ेगा कोई रियल नंबर, और इसके अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे और टोटल जो है क्वेश्चंस होंगे 60 एक्चुअल में। इसके बाद में मार्किंग स्कीम देखते हैं, तो मार्किंग स्कीम होगी सेक्शन 1 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन 10 होंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन 20 होंगे, टोटली 50 क्वेश्चन जो है अराइज होंगे यहाँ से। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन 10 होंगे जो कि 20 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। सेक्शन सी में 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, यानी कि 30 मार्क्स के ये होंगे, सो दैट टोटल मार्क्स विल बिकम्स 100। इसके बाद में सिलेबस देखते हैं। तो सिलेबस तो ऑल इम्पॉर्टेंट है, हम सारा ही कवर करें, लेकिन जो मेन जो टॉपिक्स हैं जहाँ से आईआईटी जेम पिछले लास्ट ईयर से कुछ उठा रहा है, वो हम देखेंगे कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें सबसे पहली बुक है मैथमेटिकल मेथड्स, और इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए जैकोबियन से क्वेश्चन उठता है। जैकोबियन जो है इट रिलेट्स एरिया एलिमेंट्स। ठीक है। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एरिया एलिमेंट्स को रिलेट करता है इट इज़ कॉल्ड जैकोबियन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल dx dy in the Cartesian area element is equal to r dr d theta in the polar coordinate system. So this is relating the area element which is by the Jacobian. ठीक है। इसी तरीके से टेलर एक्सपेंशन भी वैसे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ जाता है बार क्वेश्चन ये है। ठीक है। इसके अलावा फोरियर सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक फंक्शंस को अगर हमने रिप्रेजेंटेशन देना है तो हम फोरियर सीरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं इसके लिए, डिरिचलेट कंडीशंस बोलते हैं उसको, वो भी हम याद रखेंगे। इसके बाद में वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। इसमें वेक्टर कैलकुलस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, और लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल्स, यानी कि मल्टीपल इंटीग्रल्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइवर्जेंस थ्योरम है कि जो सरफेस इंटीग्रल विच इज a डॉट n कैप ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट a dv, इससे रिलेट करता है, यानी कि सरफेस को एक वॉल्यूम इंटीग्रल से रिलेट करता है डाइवर्जेंस थ्योरम। और स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज्ड पाथ, इसको रिलेट करता है सरफेस इंटीग्रल से, डेल क्रॉस a डॉट n कैप ds। ठीक है। तो रिलेट करता है और इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती हैं और सेकंड ऑर्डर की भी। अगर फर्स्ट ऑर्डर की आती हैं तो वो वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकती है या फिर होमोजेनियस भी हो सकती है। ठीक है। और अगर सेकंड ऑर्डर आती है तो उसमें डायरेक्टली आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, और
पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि नेट सॉल्यूशन आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो कुछ स्टेप्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के निकालने के और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के, वो हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद मैट्रिसेस में मोस्टली क्वेश्चन आता है कि आइगन वैल्यूज निकालिए इसका, तो एक ट्रिक होती है, ठीक है, कि जो आइगन वैल्यूज होंगे उनके जो सम होगा वो ट्रेस के बराबर होगा मैट्रिक्स के, और जो प्रोडक्ट होगा वो डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो ये ट्रिक से आप निकाल सकते हैं मैट्रिक्स से आइगन वैल्यूज के ऊपर से क्वेश्चंस, और कॉम्प्लेक्स नंबर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं मेनली। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे यहाँ से। सेकेंड बुक है मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें जो है मेनली इसके अंदर ये आता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन, पोलर एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन मीन्स एक्स वाई, पोलर मीन्स आर थीटा एंड सिलेंड्रिकल मीन्स रो फाई जेड। इसके अंदर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी होती है, तो डेरिवेशन है, उसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। इसके बाद में कोरियलिस फोर्स इंपॉर्टेंट है। कोरियलिस फोर्स एक टाइप का फोर्स होता है जो कि अर्थ के सरफेस पर लगता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर मूव कर रहे होंगे वो डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। वो फोर्स जो होता है कोरियलिस फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है कोरियलिस फोर्स इज इक्वल टू -2mv क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इससे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन बतानी पड़ती है इसके अंदर, कोरियलिस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट आता है। इसके बाद में सेंट्रल फोर्स हमको पता है, सेंट्रल फोर्स इज दैट टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स में इसेंट्रिसिटी आप लोग याद रखें, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है वो किस टाइप से चेंज होती है, और चेंज होती है तो पाथ जो है उसका कैसा चेंज होता है पार्टिकल का, वो हम याद रखेंगे इसमें। इसके बाद में सेंट्रल फोर्स पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें पोटेंशियल दे देता है v ऑफ x, और हमें निकालना होता है कि फ्रीक्वेंसी बताइए ऑफ स्मॉल ऑस्किलेशंस। तो इसका भी क्वेश्चन होता है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल स्क्वायर v बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में निकाला जाता है इसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाय द रिड्यूस्ड मास, क्योंकि डिपेंड करता है कि हो सकता है कि सिस्टम में एक से ज़्यादा मासेस हों, इसलिए रिड्यूस्ड मास लिखा है मैंने। इसके बाद में केपलर्स लॉज इंपॉर्टेंट है। केपलर्स लॉज में भी केपलर्स का थर्ड लॉ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच सेज कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आगे हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सेंटर ऑफ मास जो है वो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहाँ पर हम ये सपोज करके चलते हैं कि सारे सिस्टम के जो मास है वो यहाँ पर ही कंसंट्रेट होता है। तो कंटिन्यूस बॉडीज़ के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो हम याद रखेंगे, उसके फॉर्मूलेज भी, और किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं वो भी हम क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर। इसके बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एंगुलर मोमेंटम इज इम्पॉर्टेंट। एंगुलर मोमेंटम इज इम्पॉर्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका फॉर्मूला है डायरेक्टली इट इज दी नथिंग बट रोटेशनल एनालॉग ऑफ द मास। ठीक है, इसका फॉर्मूला है समेशन आई। एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो रोटेट करने लग रहे हैं, तो इस केस में इसका फॉर्मूला आता है MI/RI स्क्वायर, वेयर RI इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द रोटेशन एंड ईच मास विच इज मूविंग रोटेटिंग इन ए फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट भी करना आना चाहिए डिफरेंट कंटिन्यूस बॉडीज़ का, जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया, या फिर सिलेंडर हो गया, या फिर डिस्क हो गया, रिंग हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्नौलीज थ्योरम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्नौलीज थ्योरम जो है वो बोलती है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, यानी कोई भी फ्लूइड जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर है, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि प्रेशर एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट होता है। तो इसके ऊपर से भी क्वेश्चन हम करें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्किलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुपरपोजिशन ऑफ 2 and more हार्मोनिक ऑस्किलेटर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में डैम्प्ड ऑस्किलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन कई बार उठता है। डैम्प्ड ऑस्किलेशंस में एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद रखें। और डैम्प्ड ऑस्किलेशंस होते क्या हैं, देखिए डैम्प्ड ऑस्किलेशंस ये होते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है किसी भी ऑस्किलेटर का वो रिड्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस इस केस में प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग इसका भी कॉन्सेप्ट देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। एनर्जी का इसके अंदर डिसिपेशन का फॉर्मूला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन वी आर मूविंग टू दी ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी VG एंड VP। तो इसका फॉर्मूला होता है VG इज इक्वल टू d ओमेगा बाई DK
एंड वी पी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, और रिलेशन भी होता है वी जी और वी पी का, ठीक है, वो भी हम लोग याद रखेंगे। तो वी जी और वी पी जो है ये आप निकाल सकते हैं तीन केसेस में, या तो ई और पी का रिलेशन दे रखा होगा, यानी एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन दे रखा हो तो आप निकालेंगे वी जी और वी पी, या फिर दूसरा केस हो सकता है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का रिलेशन दे रखा हो और वहां से आपसे पूछे कि ग्रुप और फेज वेलोसिटी क्या होगी, या फिर ओमेगा और के बीच में रिलेशन दे रखा हो और फिर आपसे पूछा ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। तीनों ही हम जो है याद रखेंगे फॉर्मूलेज, और तीनों में हम करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जर्वर और साउंड जो है, यानी कि सोर्स जो है साउंड का, अगर दोनों के अंदर रिलेटिव मोशन है तो फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ चेंज हो जाती है। उसका फॉर्मूला होता है डॉपलर्स इफेक्ट का, हम याद रखेंगे कि न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, यानी कि जो चेंज होती है वो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, और इज इक्वल टू जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एंड इनटू में v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस, ये हम याद रखेंगे यहाँ से। यहाँ पे v जो है वो वेलोसिटी है साउंड की, और हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड आफ्टर द लैप्लेस करेक्शन। v नॉट एंड vs आर दी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ठीक है। तो यहाँ से भी हम क्वेश्चंस करेंगे, ये प्लस और माइनस डिपेंड करता है कि मोशन जो है ऑब्जर्वर और सोर्स का किस डायरेक्शन में है, ये प्रेजेंट करता है इसमें। इसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ थिक एंड थिन लेंसेज में हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो थिन एंड थिक लेंसेज कॉम्बिनेशंस, इसमें इमेज फॉर्मेशन पूछ सकता है आपसे, या नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाई f1 f2, ये भी पूछ सकता है आपसे। और भी फॉर्मूले होते हैं, वहां से पूछ सकता है आपसे, लेंस फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद में डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन मींस कि बेंडिंग जो होती है लाइट वेव्स की किस टाइप से है अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, दैट वाज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन से डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्लिट्स हैं। अगर सिंगल स्लिट कर रहे हो तो फ्रेस्नेल और फ्रेंडहोफर होता है, लेकिन आपके सिलेबस में फ्रेंडहोफर डिफ्रैक्शन ही है, तो फ्रेंडहोफर डिफ्रैक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन को याद रखें। इसके अलावा ग्रेटिंग्स जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एन स्लिट्स लगी होती हैं। एन स्लिट्स में से लाइट पास करती हैं और हर एक ऑब्स्टेकल में से पास होकर के लाइट जो है वो बैंड हो जाती है। तो ग्रेटिंग्स में हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन याद रखेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एब्सेंट स्पेक्ट्रा, एब्सेंट स्पेक्ट्रा की कंडीशन, ठीक है। इसके अलावा हम पोलराइजेशन इंपॉर्टेंट देंगे। यहाँ पे पोलराइजेशन क्या होता है, कन्फाइनमेंट होता है लाइट वेव्स का इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट के अंदर जो है जो पॉइंट्स होते हैं वो ओरिएंट होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, क्योंकि लाइट वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है। सो ऑल द वाइब्रेशंस आर इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ से हम पोलराइजर और एनालाइजर का यूज़ करके जो है, पोलराइजर का यूज़ करके हम इसको पोलराइज्ड लाइट जो है बना देते हैं, यानी कि कन्फाइनमेंट हो जाता है इन ए सिंगल प्लेन वेव, ठीक है, इस तरीके से। तो एनालाइजर से हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। पोलराइजर जैसे निकल प्रिज्म हम ज़्यादा यूज़ करते हैं इस केस में। उसके ऊपर से क्वेश्चन हो सकता है पोलराइजेशन पे कि विच टाइप ऑफ द पोलराइजेशन इज दिस। आपको दो चीज़ें दे सकता है, सपोज करिए EX दे देता है, EY दे देता है, और आपसे पूछ लेता है कि व्हाट टाइप ऑफ द पोलराइजेशन इज दिस, लीनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल। तो आप फेज को देख करके बता सकते हैं और एम्पलीट्यूड को देख के बता सकते हैं किस टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज दैट, कि लीनियर है, सर्कुलर है, या फिर इलिप्टिकल है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आल्सो पोलराइजेशन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में डिस्क्राइब नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछता है मेलुस लॉ। तो मेलुस लॉ कहता है कि जब भी आप पोलराइजर में से लाइट को पास करेंगे तो जो इंटेंसिटी होती है, दिस इज गिवन बाय आई नोड को स्क्वायर थीटा, जहाँ थीटा है एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द ट्रांसमिशन बिटवीन द एनालाइजर एंड द पोलराइजर, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा पोलराइजर्स दे दे, उसमें से लाइट पास करवा के लास्ट में इंटेंसिटी पूछे, तो वो भी हम याद रखेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर भी। नेक्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशंस, ठीक है, ये हम याद रखेंगे यहाँ से। इसके बाद में यहाँ से जो क्वेश्चंस करेंगे वो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वॉल्यूम एंड सरफेस चार्जेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मीन्स वर्क डन विच इज़ टू मूव द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट सम पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट के लिए निकाल सकते हैं, जैसे स्फेयर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और किसी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आप निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसके बाद में एम्पियर्स लॉ इंपॉर्टेंट है, एम्पियर्स लॉ विच इज B dot dl is equal to mu नॉट enclosed current,
ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्पियर्स लॉ, इसके ऊपर से भी क्वेश्चन हम करेंगे। और आपसे मैग्नेटिक फील्ड भी निकलवा सकता है फॉर ए सिस्टम ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द फ्लोइंग करंट्स। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर पॉइंटिंग थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिंपल एसी एंड डीसी सर्किट्स विद आर एल एंड सी कंपोनेंट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल इक्वेशंस याद रखेंगे, 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं। और पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग देखिए इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जनरल इक्वेशन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जनरल इक्वेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, इसके कैसे निकालेंगे इसको। और दिस इज डन बाय द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपको और पॉइंटिंग वेक्टर आपसे पूछ सकता है, पॉइंटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इट इज गिवन बाय ई क्रॉस एच। ठीक है, तो इट इज गिवन बाय ई क्रॉस एच, और ही सेड दैट ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो आप ई और बी तो निकाल लेंगे, ई से बी निकाल लेंगे तो आपको पास पॉइंटिंग वेक्टर भी आ जाएगा। और पॉइंटिंग थ्योरम रिलेट करती है, इट गिव्स द एनर्जी कंजर्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसका भी हम याद रखेंगे फॉर्मूला क्या है। और इसके बाद लॉरेंज फोर्स है, लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों ही लग रही होती हैं किसी सिस्टम में और चार्जेस उसके अंदर एंटर करता है तो किस टाइप के उसके अंदर पाथ होते हैं वो भी याद रखेंगे, जैसे सर्कुलर हो सकता है, या फिर लीनियर पाथ है, या फिर हेलिकल पाथ है, तो उसके ऊपर से भी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक हीट, आप याद रखें स्पेसिफिक हीट मोनो एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैसेज में, एट द रूम टेम्परेचर, एट द लो टेम्परेचर और एट द हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद में मीन फ्री पाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन फ्री पाथ से क्वेश्चन आता है। मीन फ्री पाथ मीन्स द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई पाई डी स्क्वायर एन। ठीक है, डी रिप्रेजेंट्स द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल and n is nothing but number of molecules per unit volume in the ideal gas। ठीक है, इसके बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से फर्स्ट लॉ एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि वर्क डन निकलवा सकता है आपसे आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेसेस में, या फिर आपसे एनर्जी पूछ सकता है, हीट फ्लो पूछ सकता है, और पीवी डायग्राम आपसे पूछ सकता है, दोनों केसेस में ही पीवी डायग्राम अलग अलग होता है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। फर्स्ट लॉ भी याद रखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू विद साइन कन्वेंशंस। नेक्स्ट है, तो पीवी डायग्राम से भी आपसे वर्क डन निकलवा सकता है, या फिर टीएस डायग्राम से भी वर्क डन निकलवा सकता है। ठीक है, एंट्रोपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी से क्वेश्चंस पूछता है किसी सिस्टम के अंदर एंट्रोपी जो है वो कितना होगा, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स कितना होगा, वो निकलवा सकता है आपसे। कार्नोट साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्नोट साइकिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्नोट साइकिल मतलब एक रिवर्सिबल साइकिल होती है जो ऑपरेट करती है 4 ऑपरेशंस के अंदर, 2 एडियाबैटिक होते हैं, 2 आइसोथर्मल होते हैं, और जो भी इंजन इस साइकिल में ऑपरेट होते हैं उसको हम कार्नोट इंजन बोलते हैं। इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला ध्यान रखें 1 माइनस T2 बाई T1 और 1 माइनस Q2 बाई Q1, यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट थिंग इज मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से ही ड्राइव होते हैं ये, इसलिए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स को भी याद रखें। 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स हैं, उन्हीं से ही 4 मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस ड्राइव होती हैं। इसके बाद में फेज ट्रांजिशंस के कुछ डायग्राम्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फेर्मी डिरैक और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है ये डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए होती है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ वेज वो भी आप याद रखेंगे, जैसे ni⁻⁺ ये हमने पढ़ा था स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में। फेर्मी डिरैक स्टैटिस्टिक्स जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए होता है, और बोस आइंस्टाइन भी इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए होता है। फर्क कहाँ पर है, फर्क यहाँ पर है कि फेर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन में पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस रखता है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करता है ये। ठीक है, और जो फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं फेर्मियोन्स। ठीक है, इनका स्पिन्स जो होता है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का 0 होता है या फिर आइदर 1 के मल्टीपल में होता है। जैसे फेर्मियोन्स का एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स है, और बोसॉन्स का एग्जांपल्स जो है वो फोटॉन्स है, ग्लूऑन्स है। ठीक है, इस तरीके से है। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स भी है जिसके अंदर पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता है, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के केस में ये होता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है
मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी में तीन चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन पर से क्वेश्चंस और रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। इन तीनों पर से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें। जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है एल इज इक्वल टू एल नोट बाय गामा, ठीक है, ये प्रॉपर लेंथ है, ये अपरेंट लेंथ है, ठीक है। इसी तरीके से टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू टी नोट गामा, ठीक है, वेयर गामा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और रिलेटिविस्टिक एडिशन थ्योरम जो है उसका फॉर्मूला आता है u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं, ये रिलेट करने लग रहा है एक फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में किस तरीके से टाइम और लेंथ और वेलोसिटी चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी वैसे इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसके ऊपर से क्वेश्चन कीजिए क्योंकि वेरिएशन मास का भी होता है। m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी ब्लैक बॉडी से निकल रही है उस केस में उसकी क्या इंटेंसिटी होती है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट ला क्या होता है, विच इज लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर कांस्टेंट इज वेन्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है। ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम याद रखेंगे और उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग याद रखेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक है। इसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पटन इफेक्ट मतलब कि जब हम एक्सरेज को स्कैटर करवाते हैं फोटोन के साथ में तो जो रिजल्टेंट एक्सरेज निकलती हैं उनकी वेवलेंथ जो है चेंज हो जाती है, इसको हम कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। एंड दैट कॉम्पटन शिफ्ट इज गिवन है डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा सी से भी नोट करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एच बाय एम नोड सी 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, एच बाई एम नोट सी 1 माइनस कोस थीटा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट्स दैट पोजिशन एंड द मोमेंटम दे आर नॉट मेजर्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। आजकल एक ट्रेंड है, क्वांटम मैकेनिक्स आ रही है इसके बाद, क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा एक ट्रेंड है कि स्पिन्स जो हैं वो वन डायमेंशनल बॉक्स या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स में रखते हैं, ठीक है। तो स्पिन्स जो है वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, तो इस केस में जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो निकलवा लेता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है। और स्पिन्स जो है वो बोसॉन्स भी हो सकते हैं, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होंगे तो फेर्मियंस होंगे, ठीक है, और बोसॉन्स होंगे तो 0 या फिर 1 के मल्टीपल में होंगे। तो वो जो है किसी सिस्टम के अंदर रखवा करके उसकी एनर्जी जो है टोटल एवरेज एनर्जी आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर और वन डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, अगर 1 डायमेंशन है और 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, तीनों में याद रखेंगे इसको, ठीक है। इसके अलावा आपको वेव फंक्शन दे सकता है, वेव फंक्शन से आपको पोटेंशियल निकालना हो सकता है जो कि स्क्रोडिंगर इक्वेशन से निकलेगा, या फिर एनर्जी निकालना आ सकता है, ठीक है। एवरेज एनर्जी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एवरेज या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी की पूछ सकता है, जैसे पोजीशन की पूछ सकता है, एनर्जी की पूछ सकता है, और प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस पार्टिकल इन दिस स्टेट, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व और दूसरा है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिलर इंडिसेस है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो लेटिस प्लेन्स की फैमिली को पता करने का काम आता है कि ये लेटिस प्लेन जो है किस फैमिली का है, ठीक है। मिलर इंडिसेस को हम डिनोट करते हैं एच के एल, और इसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये सिंपल क्यूबिक के केस में बताया मैंने, यहाँ पे इंटरप्लेनर स्पेसिंग है डी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है यहाँ पर। इसके बाद में ब्रैग्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ब्रैग्स लॉ बोलता है कि जब भी पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल का होगा लैम्डा का ऑफ एक्सरेज, यानी कि वेवलेंथ एक्सरेज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा अगर पाथ डिफरेंस, तो वो एक्सरेज जो है वो रिफ्लेक्ट जो हो रही होती हैं डिफरेंट पैरेलल प्लेन से, वो सारी की सारी इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है। सो ब्रैग्स लॉ स्टेट्स दैट इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लैम्डा of the x-rays, then x-ray which reflects from the different parallel planes they constructively interfere, ठीक है। इसके बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेनर डायोड से आ सकता है क्वेश्चन, जेनर डायोड को कोई सर्किट दे दिया, और बीजेटी में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीजेटी के कोई सर्किट दे दिया, बेस करंट निकलवा लिया, करंट बेस जो है वोल्टेज निकलवा लिया, वीसीबी, ठीक है, वीसीई, आईबी, आईसी,
IE, इस तरीके से कोई भी इस तरीके से करंट या फिर वोल्टेज आपसे निकलवा सकता है उस सर्किट में से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में। इसमें आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि CB कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर के केस में इनपुट और आउटपुट जो है उसके अंदर फेज डिफरेंस कितना होता है करंट में और वोल्टेज में, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप एम्प को कोई सर्किट दे दिया और आपसे पूछ लिया कि वो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में देगा वो आपको, और आपसे पूछेगा कि आप गेन बताइए इसका या फिर आउटपुट वोल्टेज बताइए इसका। एंड द लास्ट थिंग इज, एक चीज़ और आती है इसके अंदर, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी कि जैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया या फिर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में कुछ नहीं पूछेगा, लॉजिक गेट्स में ये पूछेगा कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स दे दिया आपने को, और कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स देने के बाद में ट्रुथ टेबल पूछ सकता है, या फिर लास्ट में सिंप्लीफाइड सर्किट जो होता है वो आप के मैप को यूज करके कर सकते हैं, उसका आउटपुट क्या होगा वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। द सिंप्लीफाइड आउटपुट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट इज गिवन एज, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस करें, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। So total number of candidates which appear in this exam are more than 10,000 candidates and almost 450 जो है सीट्स वैकेंट है एंड ईच ईयर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो 500 स्टूडेंट्स को ये सिलेक्ट करती है IITs के अंदर एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए कंपटीशन कितना टफ है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट्स कौन से रहे हैं ये देखेंगे। 2021 में होने जा रहा है IIT गुवाहाटी ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट। इसके 2020 में जो है IIT कानपुर था, 2019 में IIT खड़गपुर, 18 में IIT बॉम्बे, 17 में IIT दिल्ली, 16 में मद्रास, 15 में गुवाहाटी, 14 में कानपुर, 13 में दिल्ली है और 12 में बॉम्बे था, 11 में दिल्ली था, ठीक है। ऑफिशियल कट ऑफ से पीछे की देख लेते हैं एक बार। 2020 इस साल जो रहा है, जनरल कैटेगरी की 21.70, OBC की 19.53, SC ST की 10.85, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अगर 2019, 18, 17, 16 में तो ये एक्चुअली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हल्की कम गई थी क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा सा पक्का टफ रहा होगा, या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर कम रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों पर निर्भर कर जाती है ऑफिशियल कट ऑफ्स। तो ये कट ऑफ रही है। एंड इन द लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल रिकमेंड यू सम ऑफ द बुक्स, ठीक है। ये बुक्स अगर जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं ये अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और जो थ्योरी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं, वो क्वेश्चंस करें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कोई साइट पे जाके जहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल हों, या फिर मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हों, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स की बुक्स लेकर के आएँ और उनको सॉल्व करें। जहाँ पे गलती हो पता करें कि कहाँ पे गलती आ रही है और उसको सॉर्ट आउट करें। इसके बाद में देखिए रिकमेंडेड बुक्स में सबसे पहली है मैथमेटिकल फिजिक्स बाय HK दास। सेकंड बुक है डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस बाय मालविन एंड लीच। मैकेनिक्स बाय DS माथुर। फोर्थ इज फिजिक्स ऑफ ऑस्किलेशंस एंड वेव्स NK बजाज। HK दास तो वैसे ही सारी कॉलेजेस के अंदर जो है जो BSc ऑनर्स फिजिक्स करने लग रहा है उसके 5 सेमेस्टर्स तक ये बुक चलती है। और NK बजाज है, इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ऑप्टिक्स बाय अजय घटक, IIT दिल्ली के प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने कम से कम 20 से ज़्यादा बुक्स लिख रखी हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बाय डेविड J ग्रिफिथ्स, ठीक है। कुछ कहते हैं ये डिफ़िकल्ट है बट हल्का सा शुरू में दिक्कत आती है, बाद में इसको आप पढ़ेंगे तो इजी लगेगी आपको। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल है। थर्मोडायनेमिक्स बाय गर्ग बंसल एंड घोष। कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बाय अर्थर वाइजर। सॉलिड फिजिक्स बाय पुरी एंड बब्बर and atomic and molecular physics by Raj Kumar, quantum mechanics by MC Jain, nuclear physics by SM Ghoshal and concept of physics by HC Verma। ये रिटायर्ड IIT कानपुर के फेमस प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। और इसके 2 वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आगे मैं और भी इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करूंगा जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बेसिस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। कौन से गेट हो गया, नेट हो गया, तो उसमें क्या सिलेबस रहेगा, इंपॉर्टेंस क्या रहेगा वहाँ पर। और हम लोग आगे जो है IIT JEM की सीरीज़ में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं, सिलेबस को कवर करने वाले हैं आगे। तो इसके ऊपर भी आप चैनल के ऊपर बने रहें एंड थैंक यू।